लॉ का इंट्रोडक्शन पार्ट देखे थे। लॉ का इंट्रोडक्शन यानी लॉ क्या है, करीब करीब आइडिया तो समझ में आ ही गया होगा कि लॉ है क्या। तो शुरू में आपने लॉ का एक बहुत ही डिटेल डिस्कशन देखा है, जो भी 5 या 6 क्लास लिए थे हम लोग। लेकिन उसमें एक टुकड़ा जो है वो है थोड़ा सा, बोल सकते हो तो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन भी। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन भी कभी कभी गवर्नमेंट को लगता है कि मैं ये काम सीधे नहीं करके किसी और से करवा लूं, और अपना ही एक स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन क्या करता है, सेटअप कर देता है। तो सीएमए इंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैथ में नहीं दिखा, बट ये फाउंडेशन के पहले चैप्टर इंट्रोडक्शन में उसका भी हल्का सा जिक्र है। और एक था मैक्सिम, दो, मतलब यदि मैं एक ओवरऑल समय की कहानी से, तो मैं जब बोला ही था कि 100% के लिए भी रेडी हो रहे हो, तो कुछ चीज़ें उसने यही कहा था, यदि तुम्हारे सीएमए इंटर से हट के, क्योंकि लॉ का बहुत बेहतर मैथ मुझे लगा था फाउंडेशन वाले का। आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट तो वो था ही, फाउंडेशन वाले के इंट्रो में उन्होंने पहले तो लॉ, सोर्स ऑफ लॉ के बारे में बताया, जो डिटेल पढ़ चुके हो। सोर्स ऑफ लॉ के बाद प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ वो भी पढ़े हो। टाइप्स ऑफ लॉ की बात उन्होंने की, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कॉमन लॉ एंड प्रिंसिपल्स ऑफ व्हाट, नेचुरल जस्टिस। तो कुछ डिस्कशन था कि क्रिमिनल लॉ क्या है। तो कौन सा वर्ड था क्रिमिनल लॉ में, वायलेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ और व्हाट, पब्लिक रॉन्ग्स एंड पनिशमेंट ऑफ द व्हाट, सेम। आईपीसी आज की धारा में कुछ चीजें बदल गई हैं। नाम लॉ का तुमने देखा, अभी का नाम क्या दिया गया है, बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। तो इंडियन पेनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर, ये सारे दो पार्ट हैं। तो करीब करीब उसी चीज को उधार लिया गया है। इंडियन पेनल कोड में बेसिकली किस बात का है, क्राइम, नेचर एंड व्हाट। जब जज बात करता है था 302, क्या बोलता था, 302 के तहत आपको आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ। लेकिन आईपीसी की 302 के बाद जब सीआरपीसी की बात करते हैं वो लोग, तो वर्ड है एग्जॉस्टिव प्रोसीड्यूर, तरीका क्या होगा। बट आजकल उसका नाम बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। तो क्रिमिनल वाले में जो है लॉ और पब्लिक रॉन्ग, रूल ऑफ लॉ के साथ वायलेशन। एंड सिविल लॉ में क्या था, सिविल लॉ की मैटर्स क्या है, वायलेशन ऑफ सर्टेन राइट्स, ऑब्लिगेशन थ्रू व्हाट, इंस्टीट्यूशन ऑफ द व्हाट, सिविल सूट। तो सिविल लॉ की बात करोगे तो अभी उन्होंने बदला नहीं है, अभी भी है, बट हो सकता है इन फ्यूचर कहीं बदल दोगे। तो सिविल लॉ बेसिकली आपको पनिशमेंट पे बात नहीं करता है, बात करता है सिर्फ किस पे, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पे। तो लास्ट क्लास दो तीन चीज तुम लोग देखा था अपने में, आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन में सिर्फ सिविल लॉ जा सकता है, क्रिमिनल नहीं जाएगा। क्रिमिनल का जो फॉर्मल प्रोसीड्योर है जस्टिस, उसी तरह जाना है।
मर्डर का केस क्या आर्बिट्रेटर सुनेगा? सवाल ही नहीं उठता है। तो थोड़ा सा हटके तुम्हारे सीएमए इंटर से जो था टाइप ऑफ लॉ में थोड़ा बहुत डिस्कशन किस पे, क्रिमिनल लॉ किसको कहते हैं, सिविल लॉ किसको, फिर बात थी कॉमन लॉ क्या है। तो कॉमन लॉ में ऑलरेडी पढ़ा था, क्या है ये, जुडिशियल प्रेसिडेंट क्या होता है, डिसीजन ऑफ ए हायर कोर्ट, डिसीजन ऑफ ए हायर कोर्ट, स्पेशली हमारा कौन है, सुप्रीम कोर्ट। एंड कॉमन लॉ के उसके बाद चौथा था वॉट। कभी कभी लगता है यार जुडिशियल प्रेसिडेंट भी नहीं है, कोई लॉ भी नहीं है, तो फिर फैसला किस पे। तो एक वर्ड है नेचुरल जस्टिस, क्या है, और नेचुरल जस्टिस, नेचुरल जस्टिस का ये जो वर्ड है, इस वर्ड का मतलब क्या है, तुम्हारे सीएमए में लास्ट टुकड़ा वही था। इंट्रोडक्शन का यूनिट कौन सा, और वहां बहुत सारा चीज, कौन सा वर्ड है, लीगल टर्मिनोलॉजी एंड व्हाट, मैक्सिम। लीगल टर्मिनोलॉजी और मैक्सिम ये लॉ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं। कौन सा वर्ड है, जनरल वर्ड में क्या है ना, मीनिंग आपका ड्यूअल भी हो सकता है, मीनिंग आपका क्या है, ड्यूअल भी हो सकता है। बट लॉ कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करता है जिसकी मीनिंग बहुत स्पेसिफिक है। ये वर्ड मोस्टली जो है ना, तो वो लैटिन वर्ड है। कौन सा वर्ड है, लैटिन वर्ड है। एग्जाम्पल के तौर पे नीचे देख सकते हो, एबिनिसियो, एक्शनेबल पर से, एक्टिसियो पर्सनलिस मोटियर कंपोसोना, एक एक करके अजीब अजीब क्या है वर्ड है। तुमको पूरा पढ़ने का इसमें से जरूरत नहीं है, जब जहां मिलेगा वहां उसके बारे में बात कर ली जाएगी। अभी आपने देखा क्या था, जस्ट नेचुरल, कौन सा वर्ड था, जस्ट नेचुरल। इंग्लिश मीनिंग क्या बोला गया, नेचुरल लॉ। तो तुम्हें यहां से अलग से मत पढ़ना, जब मिले वहीं पे देख लेंगे। क्या बोला, नेचुरल लॉ। किसी ने कोर्ट को बोला गया भाई फैसला दे, बोला यार लॉ तो है नहीं, बोला प्रेसिडेंट भी नहीं है, तो बोला फिर डिसीजन कैसे दे, डिसीजन कैसे दे। तो डिसीजन के कुछ आधार हैं, जब कुछ नहीं है तो बोला डिसीजन किस पे होगा, जस्ट नेचुरल। बोला होता है क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ व्हाट, जस्टिस, गोइंग बियॉन्ड द व्हाट, रिटन लॉ। बोला रिटन लॉ के ऊपर भी है वो। किसी ने कहा लिखा, भाई बोला लिखा है बट तो गलत लिखा है। एक फंडामेंटल प्रिंसिपल में एक वर्ड है इक्विटी भी, इक्विटी का मतलब इक्वालिटी, सबको समान नजरों से क्या करो, देखो। उसी पे लास्ट क्लास इक्वालिटी पे ही तुम्हारा कभी कभी गाना सुनना होता है ना, तो मेरे को भी लगता है भाई कि निर्मला सीतारमन जी बजट पढ़ेंगी तो उनको भी किस बात का ध्यान रखना होगा, तो उनको बजट पढ़ते वक्त ध्यान रखना भाई, किसी को अमीर भी नहीं बनाना है, किसी को गरीब भी नहीं बनाना है। तो जब कुछ चीजों को सोचो तो थोड़ा तो सोच के करो, कि कुछ भी आया कुछ भी डाल दो, आखिर क्यों है वो। ठीक है, अब लगाते वक्त गाना ढूंढता हूँ, तुम्हारा आजकल टेक्नोलॉजी स्ट्रांग है, अपने शब्दों को मारता हूँ, 5-10 दिख जाता है, तो मेरे को लगता है ये फिट बैठता है। ये क्या बैठता है,
इस सिचुएशन में फिट बैठता है। बहुत सारा ढूंढ रहा था, लास्ट में अचानक, ऐसा नहीं कि मैं तो गाना सुनता ही नहीं हूँ, मुझे मालूम ही नहीं है, बट तुम्हारे स्टेटस में लगाते वक्त जब मारता हूँ तो वहां पे तो 10-20 तो दिख ही जाता है। उस समय 5-10 सुनता हूँ, मेरे को लगता है इस सिचुएशन में ये वाला क्या है, फिट है, उसी को यूज कर लो। अब इनको बजट पढ़ना है, तो कहानी वही थी। तो आप एक संवेदनशील इंसान हो ना भाई, आपको मालूम है कि इस परिस्थिति में कौन जाना चाहिए बेस्ट। भले ही लगा कहां से कुछ उठाए, बट अल्टीमेटली मकसद मेरा वही था। तो बात थी जस्टिस, नेचुरल जस्टिस है भाई। आप एक देश के प्रधानमंत्री हो, किसी एक को फेवर क्यों करोगे भाई? आपके लिए सब क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। आप ये सोच करके उसे डालोगे ना, तो फंडामेंटल लॉ भी जब आप दोगे तो आपकी नजरों में सब क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए भाई। किसी को स्पेशली प्रिविलेज तो नहीं दोगे। और ये झगड़ा हमारा यहाँ रहेगा। कभी कभी हम लोगों को लगता है कि किसी एक को ज्यादा फेवर क्या है, दिया जा रहा है। उसी नेचुरल जस्टिस में एक वर्ड कौन है, नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ। ये सब है क्या, वही मैक्सिम्स हैं। अब ये सारे के सारे वो मैक्सिम्स हैं। और जैसे मैंने अभी कहा, दे हैव ए व्हाट, स्पेसिफिक मीनिंग। और ज्यादातर ये वर्ड्स कहाँ से लिए गए हैं, लैटिन वाले से। और उस लैटिन में इसका मीनिंग क्या बोला, नो वन शुड बी मेड ए जज इन हिज व्हाट, ओन कॉज। तुम अपने मामले में अपने ही फैसला तो खुद के लिए ही देगा ना। तो आप जज किसी एक अपने नजरिए से मत देखो, एक के लिए, ओन कॉज। तो दो मैक्सिम इसमें तेरे को दिखा। एंड तीसरा मैक्सिम क्या बोला, और इसमें इट्स अ रूल अगेंस्ट द व्हाट, प्रेजुडिस। प्रेजुडिस मींस कोई भी वर्ड छोड़ के मत निकलना। क्यों, अगले मोड़ पे फिर मिलेगा, फिर परेशान कर देगा। अगले मोड़ पे फिर मिलेगा वो। और अभी वर्ड्स अपने जा रहे थे व्हाट, नेचुरल जस्टिस वाले पे। तो नेचुरल जस्टिस वाले में जो तुमने देखा, प्रेजुडिस मींस व्हाट, बोलो। प्रेजुडिस एक सिंपल फीलिंग है, कुछ मान के चलने वाली कहानी। तो जब तुम्हारे पास एक बहुत बढ़िया डिवाइस है, तो काहे छोड़ के रखा भाई, प्री कंसेप्ट ओपिनियन, पहले से बोला ना, मान के कुछ चलना। बोला काहे पहले से कुछ मान के चलते। होता ना कि आप जीरो माइंड में बैठो ना, पहले से काहे मान के बैठा, हमको लॉस समझ में नहीं आ रहा है, काहे के भाई, जो है वो समझ में आ रहा है, तो क्या, दैट इज नॉट बेस्ड ऑन रीजन और व्हाट, harm of injury that results or may result from what, some action or what, judgment। आपने उसको क्या बोला यहाँ पे, रूल अगेंस्ट द वॉर, किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है ना, ये बैठ के तो नहीं बैठे हो। तो वर्ड था व्हाट, रूल अगेंस्ट द व्हाट, प्रेजुडिस। एंड तीसरा वर्ड क्या लिया उसने, ऑडी अल्टरम पार्टिम। ऑडी सुनना, अडायर वर्ड से, अल्टरम अदर पार्टी को सुन करके फिर फैसला दे भाई। एक आदमी का सुन के क्यों फैसला करता तू, हियर बोथ द व्हाट, पार्टी। और ये सारे पार्ट हैं किसके, नेचुरल जस्टिस। तो कॉपी में एक पॉइंट लिख लेना, नेचुरल जस्टिस।
नेचुरल जस्टिस, नीचे तीन वो जो चार मैक्सिम है वो लिखेगा। पहला, जस्ट नेचुरल, जस्ट नेचुरल, उसके सामने का मीनिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ, fundamental principle of justice, fundamental principle of justice, going beyond, going beyond written law, going beyond what, written law। दूसरा मैक्सिम लिखना, नेमो जुडिक्स, नेमो जुडिक्स इन कॉजा सुआ है, नहीं है, कॉजा सुआ। अब अलग अलग जगहों से लिए हो, ज्यादातर तो लैटिन से ही है। कॉजा सुआ, सामने, नो वन शुड बी मेड ए जज, no one should be made a judge in his own cause, own cause, it is a rule against prejudice, it is a rule against prejudice। prejudice, prejudice के बारे में एक जनरल मीनिंग अपना लिख लेना, प्री कंसीव्ड आइडिया, सामने थोड़ा सा आसपास जो भी है, प्री कंसीव्ड ओपिनियन, बेटर वर्ड, प्री कंसीव्ड ओपिनियन। थर्ड मैक्सिम लिखना, ऑडी अल्टरम पार्टेम, ऑडी अल्टरम पार्टेम, ऑडी अल्टरम पार्टेम, hear the other party, hear the other party before judgment, hear the other party before judgment। चलिए, लॉ सबसे पहले फॉलो होता है, नहीं है तो जुडिशियल प्रेसिडेंट, वो भी नहीं है तो थर्ड, नेचुरल जस्टिस। एक लाइन बड़ा सा है वो ध्यान रखना, लिख लो, उसके नीचे कंक्लूजन है, ए जजमेंट कैन ओवरराइड, a judgment can override a judicial precedent, a judgment can override a judicial precedent। judicial precedent के ब्रैकेट में लिख लेना, कॉमन लॉ, कॉमन लॉ। but it cannot override, but it cannot override, लिखो आगे, but it cannot override the statute, it cannot override the what, statute, statute। क्लियर? स्टैट्यूट का मतलब लॉ, स्टैट्यूट का सिंपल मतलब रिटन लॉ। ठीक है, तो जिंदगी में कुछ वर्ड्स आपको बहुत स्ट्रांगली मिलेंगे, ध्यान रहे। स्टैट्यूट मीन्स रिटन लॉ। आपका डिसीजन कभी रिटन लॉ को तो नहीं बदल सकता ना, तो
कोई भी वर्ड, मैं आप लोग से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लॉट ऑफ लगने का एक सबसे बड़ा कारण है वी डोंट नो द मीनिंग ऑफ द ईच वर्ड। जिस दिन जान जाओगे ना, वो डर भाग जाएगा। और वो डर सिंपल जानते हो क्या है? हम खुद पढ़ के लिख लेगा, हम खुद पढ़ के लिख लेगा। जनरल मीनिंग में मत क्रिएट करना, एग्जैक्ट। अब ये स्टैट्यूट है, इसी में आगे जाके कभी बोल देंगे स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी मतलब लीगल। दाएं बाएं बहुत सारा जोड़ करके शब्द क्या होंगे, बन जाएंगे। आप उसकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग से मरहूम रहते हो, तो तुमको वहां पे फिर मुश्किल हो जाता है। चलिए, लॉ इन्फोर्स करने के लिए तुम्हें भी मालूम है कि भारत सरकार के हर एक के अपने अपने क्या है, मिनिस्ट्री है। जो हरकत होने वाली है, वो हरकत इसी मिनिस्ट्री पे तुम देखने वाले हो। क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी वित्त मंत्रालय। तीन चार मिनिस्ट्री का जिक्र है तुम्हारे इस फाउंडेशन वाले में, जिससे थोड़ा सा एक बेहतर आइडिया हो। और लकीली कभी कभी हम लोग कहते हैं कि जो घटना होगी, वो पूरी बजट की घटना के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक मिनिस्टर्स, बेसिकली तो मेन हुआ कैबिनेट मिनिस्टर्स। और तुम पाओगे सीतारमन जी के साथ दो और स्टेट मिनिस्टर्स होंगे, स्टेट मिनिस्टर्स फाइनेंस। कौन से? एक तो सीतारमन जी को देख ही रहे हो, और कौन होने वाले हैं? दो लोग। पंकज चौधरी कौन है? ले भाई, अभी कहाँ गया? दो लोग थे। सीतारमन जी तो मेन हो गई, दो लोग उनको स्टेट। सेक्रेटरी फाइनेंस कहाँ गए? वो तो थे, सेक्रेटरी है। हम्म, अनुराग ठाकुर को तो हटा दिया गया था, ये तो मालूम है। पंकज चौधरी जी। कौन है दूसरे बंदे? चलिए, तो पंकज चौधरी जी और मेन हो गई कौन? तो तुम उनके साथ कल या उस दिन देख लेना। अब आजा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है, उस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की यदि बात करोगे तो चार सिविल सर्विसेज उससे कनेक्टेड है। मतलब यूपीएससी के एग्जाम में कुछ सिविल सर्विसेज हैं। चार कौन कौन है? इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, हिसाब किताब से लेके खर्चे से लेके सब। चलिए, ये बहुत जरूरी नहीं भी था हमारे लिए कि कौन कौन से अफसर वहां जा रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कितने डिपार्टमेंट में बटा, और एक मिनिस्ट्री के अंदर टोटल कितने डिपार्टमेंट दिखे? यानी सीतारमन जी के अंडर में ये छह आए। एक हो गया डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ओवरऑल,
डिपार्टमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ व्हाट, 6 डिपार्टमेंट उसके कंट्रोल में आए। और एक तरह से पैसा सबको चाहिए, सभी डिपार्टमेंट को, इसलिए हेल्थ पे कितना खर्च होगा, एजुकेशन पे कितना खर्च होगा, सब यहीं से उन लोगों को बताया जाएगा। तो मिनिस्ट्री अब रहा, आपको भी मालूम है कि एक मिनिस्टर को असिस्ट कौन कर रहा है, कौन सा मिनिस्ट्री है, तो फिर उसका सेक्रेटरी को क्या बोलोगे, फाइनेंस सेक्रेटरी। वो जो यूपीएससी में बंदा है वो धीरे धीरे और बोलोगे तो निर्मला सीतारमन जी को सबसे मतलब मेन काम उस बजट से रिलेटेड की जिम्मेदारी किसके ऊपर है, एग्जीक्यूटिव का ये बंदा, एग्जीक्यूटिव का ये बंदा। कौन से सेक्रेटरी की बात हो रही थी मिस्टर सोमनाथन, थोड़ी देर पहले था, कौन थे वो, मिस्टर सोमनाथन, जो 2 लोग थे। तो सिंपली एक सेक्रेटरी है बंदा जिसको कोई सारा आइडिया है और वही सबको असिस्ट भी कर रहा है, कोई टीवी सोमनाथन। हाँ, अब टीवी तुम तो और महान आत्मा है, टीवी सोमनाथन को तो, टीवी सोमनाथ फाइनेंस सेक्रेटरी, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक जो भी रहा। अब ध्यान रख कि तुझे उनके साथ जो क्लोज लोग होने वाले हैं स्टेट से है ना, स्टेट मिनिस्टर्स, और साथ में तुम्हें दिखेंगे कौन, क्योंकि उनके हर एक हरकतों के पीछे यही बंदा है। तो फिनांस सेक्रेटरी, अलग अलग डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी अलग होंगे और सब रिपोर्ट करेंगे किसको, रेवेन्यू सेक्रेटरी अलग होंगे, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी अलग होंगे। तो ये पूरी लोगों की टीम मिल करके उस बजट को क्या की है, बनाई है। मंत्री जी तो आए, खाली फाइल पे साइन कर गए, ज्ञान दे के चल देंगे वो, उनको ऐसा चाहिए, वो बैठ के नहीं लिख रही है। अल्टीमेट जिम्मेदारी इन लोगों को, इन लोगों को। तो एक मिनिस्ट्री का वो डिटेल थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे थे, ऐसे ही करीब करीब सभी मिनिस्ट्री है। एक जिक्र हो रहा है कि उसमें आने वाले ऑफिसर्स कहाँ से आते हैं, कौन सा एग्जाम, क्योंकि जब यूपीएससी बोलते हो ना तो यूपीएससी का मतलब सब आ गए। हर एक साल करीब करीब 500 से 700 लोगों को नौकरी दी जाती है, उसमें से आईएफएस फॉरेन सर्विस में गया, आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में गया, कोई आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस में गया, उसी तरह से कुछ ये भी सर्विस। मतलब रैंकिंग पे ये लोग पहले ये चुनते हैं, यदि इसमें रैंकिंग बढ़िया नहीं रहा फिर क्या है, यानी रैंकिंग में तुमको यदि गोयनका कॉलेज नहीं मिला किसको चुने, लाल बाबा को। ऐसा मार्क्स होता है उसके हिसाब से रैंकिंग। तो यहाँ भी है कि एग्जाम में जो टॉप मोस्ट रैंक वाले हैं वो बढ़िया नौकरी चुन लेते हैं, और सबसे टॉप मोस्ट में जाता है आईएफएस। चलो रैंकिंग बहुतों का बढ़िया था, गोयनका जा सकता था, बोला ना हम तो लाल बाबा में ही पड़ेगा, ऐसा भी कुछ लोग हैं, ऐसा भी कुछ लोग हैं ना। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि बहुत बढ़िया रैंक था बट हम इसी में रहेंगे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन
वो कुछ दो ही चार लोग वैसे होते हैं, नहीं तो जिसको चांस मिला वो तो बैंक का ही लेगा ना। तो ये रैंकिंग के बाद, अब जैसे कि इंडियन रेलवे सर्विस, अब रेलवे के जो डीएम डीआरएम है वो कौन हो गए, वो भी तो उसी से आए भाई। तेरे फिनेंस मिनिस्ट्री में कहाँ कहाँ से आए वो ध्यान दे। मतलब जो लोग इनको चुने थे ना, वही लोग वो सेक्रेटरी हैं, क्योंकि उन्हीं को तो एक्सपीरियंस है ना उस काम का। दूसरे डिपार्टमेंट से लाके कैसे बैठा देगा तू उनको। और वो देखे हैं पहले दिन से वो उसी काम में रहे, उनको बेहतर मालूम है। दूसरे डिपार्टमेंट से नहीं आएंगे वो। पीवी सोमनाथन जी का इतिहास देखेगा तो लगेगा कि पहले दिन से आज वो पहुंचे हैं। 30 साल पहले हो सके तो वो लोअर कैडर से क्या किए थे, ज्वाइन किए थे। है जो भी बंदा है, पीवी सोमनाथन कौन है, तो कभी कभी तुम लोग तो सोता ही रहता है। बजट में साथ में रहेंगे। अभी तो कैबिनेट, अच्छा कैबिनेट सेक्रेटरी उनको बना दिया है, पढ़ा लिखा बंदा ना। तो अब होगा उस हार्डली 2 साल और होंगे अभी, उसके बाद कैबिनेट सेक्रेटरी भी बने, मतलब दोनों ही सरदार है, लेकिन दोनों कैसे हो सकता है, अजीब मेरे को थोड़ा सा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी प्रमोशन हो के पूरे कैबिनेट सेक्रेटरी आपने बोले थे क्या, पूरे कैबिनेट का है, वो सबसे सीनियर मोस्ट पोजीशन क्या हो गया, कैबिनेट सेक्रेटरी। एनीवे, तो ये सारे सिविल सर्विसेज हैं, ये सारे डिपार्टमेंट हैं। और इन्हीं डिपार्टमेंट के बाद ऐसे ही वो कौन कौन सी चीजों को वो एक्सप्लेन किए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, कंपनी मंत्रालय, जो तेरे वर्किंग एरिया का मेन पार्ट है। एज ए सीएसए में आपका पूरा पार्ट ही मोस्टली कनेक्टेड हो जाएगा किस, कंपनी एक्ट, ब्रीफ डिस्कशन। और एक कौन मिनिस्ट्री, होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय में कौन कौन से डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट बीएसएफ, होम मिनिस्ट्री के अंदर। तभी ममता जी बार बार आरोप लगाती है कि बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल में कोई ढुका तो हमारी सरकार जिम्मेदार नहीं है, अमित शाह जी जिम्मेदार है। क्योंकि वो बॉर्डर की जिम्मेदारी किसकी संभालने के लिए, होम अफेयर्स का, बीएसएफ का, और बीएसएफ किसके अंदर आ रहा है, होम मिनिस्ट्री। इसलिए वो अमित शाह पे बार बार आरोप लगाती है। हमको क्यों दोष दे रहे हो, आपका बीएसएफ वाला सही नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ व्हाट, इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा, सीआरपीएफ, ये सब लोग कौन हो गए, डिपार्टमेंट ऑफ। और वो एक सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, ये सब कौन हो गए, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री। ध्यान रखना, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो गया, वो अलग निकल गया, वो मिनिस्ट्री में नहीं हो, उसको लड़ाई करना है बाहर के दुश्मन से, इनको लड़ाई करना है अंदर के दुश्मन से। आर्मी इसमें नहीं है, आर्मी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में क्या अलग है। आर्मी अलग हो गया, बीएसएफ क्या हो गया, अलग हो गया, मंत्रालय ही बदल गया, रिपोर्टिंग पार्टी। जम्मू एंड कश्मीर इसकी है वो, डिपार्टमेंट ऑफ होम तो मेन है ही है, इवन इफ ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी, वो डिपार्टमेंट ऑफ वॉर। ठीक, एक मंत्रालय के अंदर बहुत सारा डिपार्टमेंट। और जब जॉब, सरकारी नौकरी की बात करते हो, तो सरकारी नौकरी के सीधे सीधे डिपार्टमेंट में कोई एक डिपार्टमेंट में बंदा कोई काम करता है। एसएससी ने एग्जाम किया, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इंडिया का, तो वो किसी एक डिपार्टमेंट में आपको क्या करेगा, भेजता है। यूपीएससी तो टॉप रैंक से आया ना सिविल सर्विस से,
तो सिविल सर्विस तो जो ग्रेड ए ऑफिसर है वो गए ना, लेकिन बी सी और डी वाले कहाँ से आ रहे हैं? एसएससी से। एसएससी का सबसे लोअर एग्जाम कौन सा? एनटीपीसी, एमटीपीसी नहीं, एमटीएस, मल्टीटास्किंग, प्यून क्लर्क सब, ग्रुप डी। उस यानी ग्रुप डी में आ गए। ग्रुप सी में कौन हो गया? सीएचएसएल कौन हो गया? और ग्रुप बी में कौन हो गया? सीजीएल। अब सीजीएल क्वालिफाई करोगे तो हो सकता है तुमको कहाँ दे दे, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट में दे दे, ग्रुप बी ऑफिसर, या तुमको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में दे दे, या तुमको जीएसटी वाले में कस्टम ड्यूटी में दे दे। ग्रुप पे सबसे ऊपर सिविल सर्विस से आते हो, और बी सी डी कौन दे रहा है? तो एसएससी वाले दे रहे हैं, एसएससी वाले दे रहे हैं। और उसके बाद तुम्हारा कौन सा डिपार्टमेंट होगा ये फैसला वो करेंगे। उनका जब कभी जॉब का निकला भी तो एक होता है कि चलो कभी डिपार्टमेंट स्पेसिफिक निकला, जैसे कि बीएसएफ का निकला था थोड़ी देर पहले, सीआईएसएफ जिसको तुम एसएससी जीडी बोलते हैं, एसएससी जीडी इन सब के अलावा एक तो आर्म फोर्सेस के लिए निकाल रहा है वो लोग। किसके लिए निकाल रहा है? आर्म फोर्सेस के लिए। एक स्ट्रक्चर है जो काम कर रहा है। तुमने प्रोफेशनल लाइफ चुना, बट कुछ लोग बोलते हैं ना भाई हमको नहीं जाना, हम उधर ही जाएंगे। अब डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, इसको भी तीन टुकड़े में तोड़ा। क्या क्या? सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो, सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग, एंड डायरेक्टरेट ऑफ व्हाट? तो सेंसस की जिम्मेदारी भी किसकी? होम मिनिस्ट्री की। जनगणना की जिम्मेदारी होम मिनिस्ट्री की। एक एक डिपार्टमेंट अलग है भाई। एक डिपार्टमेंट का काम है सिर्फ ट्रांसलेशन करना, भाषा का कंफ्यूजन ना हो, दो भाषा में अलग अलग मतलब ना निकल जाए, वो लापरवाही नहीं करनी है। एंड एक मिनिस्ट्री कौन? देखा ही था, लॉ को इम्प्लीमेंट, लॉ से रिलेटेड सारा तो जिम्मेदारी किसके ऊपर? इसी बंदे के ऊपर। और इसमें भी तीन डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ व्हाट? लीगल अफेयर्स, डिपार्टमेंट लेजिस्लेटिव, एंड व्हाट? जस्टिस। वो जो कोर्ट के जज वज का कहानी है वो किसके पास चला गया? वो जो लॉ लिखना, लेजिस्लेटिव पास कराना, वो कौन हो गया? आपने देखा था जब लॉ को बात हो रही थी ना कि लॉ ड्राफ्टिंग होगा तो कौन देखेगा? लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ व्हाट? लॉ एंड जस्टिस। और हर एक डिपार्टमेंट का एक हायरार्की है, कोई तो एक सीनियर होना चाहिए ना। लीगल अफेयर्स, अब भारत सरकार भी तो बहुत सारे झमेले में पड़ रही है। एग्जाम्पल के तौर पे वेस्ट बंगाल सरकार के अगेंस्ट में क्या केस हुआ कि आपने एसएससी टीचर का जो नौकरी किया वो गलत किया। अब उनको कोर्ट में क्या करना पड़ रहा है? इसको डिफेंड करना पड़ रहा है। तो फिर वो कौन सा डिपार्टमेंट है जो स्टेट गवर्नमेंट को क्या कर रहा होगा? सलाह दे रहा होगा। स्टेटमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ व्हाट? लीगल। लेजिस्लेटिव का काम तो सिर्फ लॉ बनाने वाले कहानियों से था ना। अब कहीं ना कहीं ममता जी के इस डिपार्टमेंट पे उंगली क्या उठेगा? अभी जो नया झमेला कल परसों से क्या हुआ, कल के सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? कल सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने कहा कि मेरे हिसाब से 18,000 या समथिंग में से कुछ नौकरी ये सब गड़बड़ है। और वो फिर एक झमेला क्या उठा कि सरकार ने, सीट था टोटल 20,000, पैसा लेके तो नौकरी दे दिया 30,000।
तो सरकार पे ये आरोप है कि 10,000 तुमने ज्यादा नौकरी दे कहां से दिया। तो बोले 10,000 नौकरी तो बात हुई कि नहीं, कैबिनेट मीटिंग में फैसला हुआ था कि हम लोग नंबर ऑफ सीट बैठाएंगे कैबिनेट मीटिंग में। तो फिर सरकार पे ये भी आरोप लगा, मतलब अपनी गलत काम को करने के लिए तुमने वो गलत फैसला भी कर लिया। और उस पे एक बहुत खतरनाक किसी ने बात भी कही, इसका मतलब चोर तो ममता जी हैं, उनको पहले गिरफ्तार किया जाए, उनके मिनिस्टर्स को। जिस कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला क्या है, ये लोग अपने अधिकारों के ऊपर जाके कैसे फैसला ले सकता भाई। एक नंबर ऑफ सीट फिक्स्ड है, तो इसका मतलब कि वो जो सीट आपने बढ़ाया, ये तो सारा फैसला आपने गलत कर लिया भाई। तो जो नौकरी पाया वो तो छोड़, पहले तो इनको गिरफ्तार करो। अपोजिशन का ये क्लेम है कि उस मीटिंग में फैसला कैसे हुआ। और यदि उस मीटिंग के नोट में कहीं ये मिल गया कि लीगल अफेयर्स ने उनको सलाह दिया होगा कि मैम ऐसा मत करिए, ये आप कर नहीं सकती हैं, ऐसे फैसले आप, क्योंकि वो लोग भी किससे पहले सलाह मांगे होंगे। क्या ये पॉसिबल है। देख, है तो सब जगह इंसान ही ना, बट सभी जगह रूल तो सेट है। रूल जब सेट है तो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस पढ़ोगे कभी कंपनी एक्ट में, भाई उससे बियॉन्ड जाके तो आप काम नहीं कर सकते हो। कुछ मिनिस्ट्री का उन्होंने ये फाउंडेशन में लिया था एग्जांपल, क्यों लिया, बिकॉज ये सारे मिनिस्ट्री का उनसे वास्ता है। हाँ, वो मिनिस्ट्री का वास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत समझाया। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस तुम्हारे ही मामले से रिलेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, और तीन तो आपका डायरेक्ट कनेक्शन है। तीन मिनिस्ट्री से तुम्हारे प्रोफेशन का डायरेक्ट कनेक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ वॉर, लॉ एंड जस्टिस। हाँ, गृह मंत्रालय हमारी देश का एक बहुत इंपॉर्टेंट मंत्रालय है। मतलब प्राइम मिनिस्टर के बाद माना जाता है कि नेक्स्ट बेस्ट कौन, इन एब्सेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स कौन देखेगा काम। यदि कोई अचानक इमरजेंसी हो गई और मान लो कि वो हॉस्पिटलाइज हो गए, बीमार हो गए, तो उस समय कौन सुपरवाइज करेगा। और इसीलिए माना जाता है कि जो बंदा होम मिनिस्टर बना वो नेक्स्ट बेस्ट है। हाँ, कभी कभी तीसरा एक और है, डिफेंस मिनिस्टर। ये तीन लोग सीनियर मोस्ट मिनिस्टर माने जाते हैं। ये तीन लोग क्या माने जाते हैं, सीनियर मोस्ट मिनिस्टर। और कारण भी है, कल डिफेंस मिनिस्टर टैंक वैंक लेके रास्ता पे आ गया, बोला सबको पकड़, उनके सामने कोई कुछ भी नहीं। देख, आर्मी एक ऐसी चीज है ना, जब तक बेचारी बैरक में शांत बैठी है, देश के लोग भी शांत और सही रहते हैं। एक बार रास्ते पे निकल गई ना बाबू, बड़ा बड़ा का हेकड़ी निकल जाता है। और दुनिया में जितने भी देशों में तू देखता प्रॉब्लम, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बांग्लादेश में तो चल फिर भी, आखिर शेख हसीना भागी तो कंट्रोल कौन किया, आर्मी ही कंट्रोल करती है नेक्स्ट पार्ट। क्योंकि वहां इंटरनल होम मिनिस्ट्री भी फेल हो जाती है उस समय, या तो होम मिनिस्ट्री संभाले बट वो संभाल ही नहीं पा रही। तब फिर वहां पे सिर्फ और सिर्फ लास्ट ऑप्शन कौन। और आर्मी का बंदा यदि पागल निकला ना, जो मोस्ट ऑफ देशों में होता है, बोलता है हम ही शासक, सब प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हटाओ। दुनिया के जितने देशों में तुम प्रॉब्लम देखेगा, आर्मी का वो बंदा कोई सनकी निकल गया, पुराने वाले को उठा के फेंका और क्या बोला, हम संभालेंगे, हम संभालेंगे। और इंसान ही है, शुरू में तो बोलता है हम इलेक्शन करवाएंगे, बाद में बोलता है हम ही जिंदगी भर रहेंगे। हम ही क्या करेंगे, जिंदगी भर रहेंगे। पूरे देशों का इतिहास उठा के देख ले, अभी कुछ दिन पहले कहाँ से भागा एक बंदा, सीरिया से, असद, उसके फादर,
वही आर्मी के बंदे हैं, जितने भी देशों का झमेला देखेगा। इसीलिए किसी पागल लोगों को डिफेंस मिनिस्ट्री नहीं दी जाती है, किसी पागल लोग को, क्योंकि यदि वो पागल हुआ ना तो कल प्राइम मिनिस्टर्स का भी कहानी क्या कर देगा वो, अपने ऑफिसर्स को मिला करके, यदि वो सारे सेनाध्यक्षों को मिला करके वो लोग सेटिंग करना चाहें तो वो गेम क्या है, खेल जाएंगे। हमारे भारत का सौभाग्य है कि ऐसा गेम कभी नहीं हुआ। 76 ईयर्स में आजादी से बोलेगा, 76 ईयर्स में हमारी भारत का सौभाग्य है कि ऐसी कोई घटना कभी नहीं हुई। पाकिस्तान में किसी भी प्रधानमंत्री ने 5 साल का शासन पूरा नहीं किया, मिलिट्री हमेशा गेम खेल गई, हमेशा। वो 5 साल पूरा ही नहीं दे था, पागल है मिलिट्री वहां की। वो जानती है कि यदि हम छोड़ दिए ना तो हमको ये लोग कंट्रोल क्या है, कर लेगा। तो कभी तुम न्यूज में पढ़ेगा तो बोलेगा कि किसी भी शासक को 5 साल वो लोग क्या किया, पूरा रहने ही नहीं दिया। बांग्लादेश में भी 4-5 बार हुआ ऐसा, बांग्लादेश में भी हुआ। बट हमारे भारत का सौभाग्य है वो, इसलिए वो लोग हो गए सीनियर मिनिस्टर्स, ये मंत्रालय। लेकिन काम करने के लिए एक और पार्ट जरूरी, सम स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जिससे तेरा वास्ता है। अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और फाइनेंस जो भी हो, वो लोग भी बोलते हैं यार मेरा डिपार्टमेंट सही से काम नहीं करता है, तो उसी में एक को पूरा का पूरा ऑटोनोमस बॉडी बना देते हैं। क्या बोलते हैं कि आपका काम है शेयर मार्केट देखना, सिक्योरिटीज मार्केट। तो ये जो लोग हो गए ना, अभी वो कोई लेडी है, उनको रिप्लेस करना है कि कौन बनेगा सेबी का चीफ, कुछ दिनों में रिटायर्ड होने वाली है। और मेरे ख्याल से कल परसों ही न्यूज में देखा कि दे हैव गिवन एन एडवर्टीजमेंट कि जो लोग इंटरेस्टेड है सेबी के चीफ के लिए वो क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो सेबी की चीफ फिलहाल कोई लेडी है। अब लगता है कि उन्होंने सही से काम किया नहीं किया मालूम नहीं, बट एक पूरा का पूरा पावर दे दिया गया। तो खासकर अडानी का केस के बाद तो माधवीपुरी बुच, थोड़ा सा रिटायरमेंट का एज आ गया उनका, इज द, और 3 साल उनका कब खत्म हो रहा, 28 फरवरी। 1 मार्च से कोई और चाहिए। गवर्नमेंट इनवाइटेड टू एप्लीकेशन फॉर वॉट, चीफ ऑफ सेबी, जो लोग इंटरेस्टेड। और 28 तारीख को वो 3 साल का कहानी उनका खत्म हो रहा है। कितना है, चलो सैलरी मत देखो, सैलरी से छोड़ पावर है भाई। वो तो उससे ज्यादा तो एक कंपनी उनको करोड़ों दे दी, क्योंकि आईपीओ लाना ये लाना, सारा का सारा कहानी इनके दरमियान में। तो पढ़े लिखे लोग, तुम भी बोलता ना देखे कि हाँ पढ़ी लिखी लग रही है। तो तुम भी तो जा सकता है इस पोस्ट पे, बट तुम लोग तो अपने आप को मान के ही रखा है बंदा था। ऐसा नहीं है, इंसान शुरुआत कहीं एक बहुत लोअर लेवल से करता, बट अपने काम को बहुत ही क्या करता है, सिंसियरिटी के साथ करता है भाई। जहां भी है धीरे धीरे वो उस सिक्योरिटी मार्केट से नीचे वाले किसी पार्ट में काम करता है, फिर वो परफॉर्म होता जाता है। तुम्हें क्या लगता है कि वो अचानक बैठा क्या, शुरुआत तो कहीं एक प्रोफेशनल डिग्री से ही किया उसने, वहां से किया धीरे धीरे। अभी जैसे कि मान लें कि वो एप्लीकेशन मंगाए हैं, अब जो लोग इंटरेस्टेड है अप्लाई करें, बताएंगे सरकार को, उनका इंटरव्यू होगा, सही से फिर लगेगा कि हाँ, वो लोग क्या दिखाएंगे कि पास्ट में मैंने क्या किया, अचीवमेंट क्या है, कैसे हमने शुरुआत किया और कहाँ से कहाँ तक पहुंचे।
एग्जाम तो वो सिर्फ छोटी सी उसका एग्जाम नहीं है, यहाँ तो सारा एग्जाम से बड़ा तो तुम्हारा अचीवमेंट ही भाई, कर क्या रहे थे तुम्हारा, तुम्हारा पूरा प्रोफाइल मंगा लिया जाएगा। तुम्हारा पूरा प्रोफाइल उनके पास क्या है, क्योंकि सरकार का एक मंत्रालय जो भी होगा, कौन से मिनिस्ट्री में आएगी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कौन सा है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक मंत्रालय क्या करेगा, 10 लोग अप्लाई करेंगे, पूरा जन्म कुंडली खंगाल लेंगे उसका, कहाँ जन्म हुआ, कहाँ से लेके आज तक का पूरा इतिहास, कितनी बेईमान कितनी ईमानदारी, तुम्हारा एक एक चीज का उनके पास क्या है, ट्रैक आ जाएगा उस इंटरव्यू के पहले पैनल के पास। और वहीं पे वो लोग ऑलरेडी डिसाइड कर रहे होंगे कि ये 4-5 तो करप्ट है, हटाओ, क्योंकि उनके पास पूरा डिटेल क्या है अवेलेबल, पूरा फैमिली बैकग्राउंड से लेके सब कुछ। तो सेबी चीफ, तू भी जानता है, कंपनियां करोड़ों का घोटाला करती है, तो यहाँ भी एक जिम्मेदार इंसान का होना क्या है, मिनिस्टर्स नहीं है, और जरूरी नहीं है कि सिविल सर्विस का कोई ऑफिसर ही है, कोई भी हो सकता है जो लगे सरकार को क्या है कि मैं इसको रख सकता हूँ। सेबी चीफ जब नया अनाउंस होगा तो उसके बारे में पढ़ लेना। और एक बढ़िया कौन सा इसके, आरबीआई, ये भी किसके अंदर, रेगुलेटेड बॉडी, मतलब उसको सेटअप करके उसको पावर दे दिया, क्या बोला तुम संभालो। अभी थोड़ी देर पहले कौन आए थे, मिस्टर आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत जी के बाद, कहते बोलो, आरबीआई कोई मिस्टर आहूजा या सतीश बोल के जो नए फिलहाल आए थे, संजय मल्होत्रा, सॉरी संजय मल्होत्रा, शक्तिकांत जी तो रिटायर्ड हुए, उनकी जगह पे किसको रखा गया, संजय मल्होत्रा जी को, न्यू गवर्नर। अभी आए थे जनवरी में ही तो हुए, दिसंबर में, जनवरी या दिसंबर में ही अपॉइंटमेंट हुआ। वो जो नेता मंत्री का फोटो देख रहे हो ना, वो लोग इनके बल पे कूद रहे हैं भाई। वो जो अलग अलग हम लोग कहते हैं ना, ये एक एक अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है जिनको कोई एक जिम्मेदार आदमी क्या कर रहा है, संभाल रहा है उनकी लीडरशिप में, हर एक के, क्योंकि इतना बड़ा देश है, एक आदमी के बस की बात नहीं है ये, सब जब तक बढ़िया नहीं होगा बढ़िया चल ही नहीं सकता। तो एक इम्पॉर्टेंट कौन हुआ, अब इसको क्या किया जाता है कि भाई मनी रिलेटेड, बैंक रिलेटेड सारा कंट्रोल, पब्लिक डिपॉजिट रिलेटेड सारा कंट्रोल किसको दे दिया गया, बोला तू समझ। सरकार, हाँ सरकार इनकी खबर ले लेती है, भाई तुमको रखा क्यों था हम, हाँ ये कभी कभी बोल सकते हैं, हमने तो आपको सलाह दिया था, आप तो पागलपन वाला हरकत किए थे। आरबीआई, एक नया कौन, अब बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां पब्लिक का पैसा लेके क्या है भाग जाती हैं, बैंक का पैसा मार दी, तो सरकार को लगा यार उन बड़ी कंपनियों को कंट्रोल करके जा जो पैसा, क्योंकि पुराने जमाने के बड़े लोग क्या सोचते थे, पब्लिक का पैसा लेके हम कुछ भी कर लेंगे, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मोदी जी की सरकार में सबसे बड़ा जो पार्ट ये हुआ, बैंकिंग सिस्टम उस समय बहुत बुरे हालात में था, बोला ये जितने बड़े लोगों का कहानी है ना सबको खत्म कर, इनको स्पेशल पावर दे दिया गया भाई। पहले लीगल सिस्टम में वो इतना कॉम्प्लिकेटेड था ना कि वो लोग बोलते थे कोई मेरा क्या कर लेगा, अभी वो लोग बेचारे रो लिए, भाई मेरी कंपनी मेरे आंखों के सामने से कोई छीन लिया और हम रास्ते पे आ गए, हम रास्ते पे, जो मेन मालिक बड़े बड़े, भूषण स्टील मान ले, अनिल अंबानी जी का कंपनी तो गया, ऐसे बहुत सारी कंपनी। तो ये जो आईपीपी है, सीधा सा कहानी है कि कंपनियों को, मतलब लोगों को रखा क्या, बोला क्या कि कंपनी का बोर्ड को सस्पेंड करो, ये बंदा संभालेगा, संभला तो ठीक, नहीं तो कंपनी को किसी को बेच के क्या करो, खत्म करो। तुम जब सीए में बन जाओगे या सीए बन जाओगे ना,
तो CA-CMA बनने के बाद एक अलग से एग्जाम होता है, एंड उस एग्जाम के बाद तुम्हें एक सर्टिफिकेट मिलेगा किसका, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। उस डिग्री के बाद, उस डिग्री के बाद भी तुम्हारा स्पेशलाइजेशन है। कुछ लोग बोलते हैं यार ये काम करते बढ़िया है, बोला क्यों, बोले श्राद्ध में बहुत दान मिलता है। पंडित जी लोग क्या करते हैं मरने के बाद, बोलते हैं ना सोना चांदी, आपकी मम्मी की आत्मा को क्या मिलेगा, शांति मिलेगा। तो शादी वाले पंडित से ज्यादा कौन कमाता है, श्राद्ध वाला पंडित कमाता है ना। तो कभी कभी लगता है कि शादी वाला पंडित बन के क्या लाभ, श्राद्ध वाला पंडित बनो, और यह है श्राद्ध वाला पंडित, कंपनी तो डूब रही है। ये है श्राद्ध वाला पंडित और तू है CSC में श्राद्ध वाला पंडित। उधर तो शादी वाला पंडित है, तू बोलता हम श्राद्ध वाला पंडित बनेगा इसमें। और श्राद्ध वाला पंडित बनता है और बढ़िया से क्या करता है, कमाता है। कंपनी डूब ही रही है, हम भी लपेट ले इसमें और सारा। तो ये एक इंस्टीट्यूशन हो गया IBBI, मतलब कंपनी जुडिशरी सिस्टम तो देखा ही था, हायरार्की कोर्ट वाला। तो चल थोड़ा सा जो डिस्कशन अभी देखा, क्योंकि बात थी कि तुम उस लॉ में जा रहे हो, ये सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, क्योंकि एक सिस्टम है, सिस्टम काम कर रहा है बाबू, और सिस्टम काम कर रहा तभी चल भी रहा है। भले ही हम लोग बोलते हैं नाली में, नाली का पानी रास्ते में बह रहा है, चल वो तो छोटा सा सिस्टम है, बड़ा सिस्टम तो है। वो लोग भी थोड़ा सुधार ले तो लगेगा, नहीं तो अपने को कभी कभी लगता है भारत देश का कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बट एक सिस्टम चल तो रहा है। नहीं चल रहा होता ना, तो जो हेलीकॉप्टर उड़ता है ना, प्लेन, जो देखा था काबुल में, लोग हेलीकॉप्टर के पीछे दौड़ रहे हैं पकड़ने के लिए, वो एक सिस्टम काम कर रहा है। तुमको तो गेट के अंदर ही ढुकने नहीं दिया जाता है एयरपोर्ट के, क्यों नहीं ढुकने दिया जाता भाई, तुम जाने वाला नहीं है। रेलवे में तो फिर भी सीट पे बैठा के आता तुम। एरोप्लेन में तो बैठा के नहीं आता है, एरोप्लेन पे तो गेट पे ही छोड़ देना होता है। वो बोलते हैं कि नहीं मेरी मम्मी नहीं चल पाएगी, बोला वो टेंशन मत लो, हम लोग चढ़ा देगा, तुम यहाँ से निकलो, तुम यहाँ से निकलो। यानी वहां एक बहुत बढ़िया सिस्टम है भाई, और यदि सिस्टम नहीं होता ना, तो जो होता है, जो दुनिया के देशों में अफरा तफरी में देखा है, कोई प्लेन के कॉकपिट तक बैठा है, कोई राष्ट्रपति भवन का बाथरूम में स्नान कर रहा है, किचन में खाना खा रहा है। बांग्लादेश छोड़ दे, बांग्लादेश, श्रीलंका, इसके अलावा बोलेगा तो पाकिस्तान में भी जो कुछ दिन पहले हुआ था, या फिर अभी सीरिया में हुआ, आस पड़ोस वाला बच्चों को लेके पहुंच गया, बोल रहा चल भाई आज राष्ट्रपति भवन में पार्टी करके आता है। चल, बात हम लोग कर रहे थे इंस्टीट्यूशंस का, और कुछ इंस्टीट्यूशंस आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे तुम डायरेक्ट, तुम भी उसके पार्ट होते, कभी RBI के उस कमेटी के पार्ट हो सकते हो आप। जब आप उस तरह से धीरे धीरे अपने आप को प्रूव करते हो, उनको लगता है यार ये बंदा समझदार है, इसको रखो, रखो इसको, क्योंकि तुम यही सब काम कर रहे हो ना। और जब यही सब काम करो तो अलग अलग मिनिस्ट्री देखा, मिनिस्ट्री के अंदर कौन, डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री, कभी कभी डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट उसके डायरेक्ट कंट्रोल में, ध्यान रखना, डिपार्टमेंट उसके क्या है, डायरेक्ट कंट्रोल में है। रोज बुला करके उसका खबर क्या करता हूँ, अमित शाह जी क्या करते होंगे, अमित शाह जी जब ऑफिस में गए, ऑफिस में जाते ही क्या होगा, बंदा आएगा ना, रोज का रोज, रोज का रोज उसको रिपोर्टिंग क्या है, कहीं भी प्रॉब्लम हुआ, कुछ भी हुआ। लेकिन RBI का गवर्नर रोज नहीं जा रहा निर्मला सीतारमन जी के पास। डायरेक्ट कंट्रोल मतलब क्या, ऑफिस ये है तो उसके बाहर किसका ऑफिस है, सेक्रेटरी का होगा। RBI वाला तो अलग जगह, हाँ 2-4 महीना में उनको ब्रीफ करने क्या करना है, आना पड़ेगा, मे बी,
नहीं तो एक बार के लिए यदि 4 साल का अपॉइंटमेंट हो गया तो 4 साल तक तो वो क्या है। अब जैसे कि वो सभी का ही देखा, 3 साल के लिए उनको रखा गया था, तो भाई बात हुआ 3 साल खत्म हो रहा है, या तो सरकार उसको फिर से रिन्यू कर सकती थी। लेकिन सरकार कभी कभी क्या चाहती है, एक आदमी को ज्यादा दिन नहीं रहने देना है, क्योंकि कोई एक आदमी ज्यादा दिन कहीं रह गया ना, तो वो उस पावर का मिसयूज क्या है, करेगा ही करेगा। और दूसरा है, किसी एक पे डिपेंड भी नहीं होना है, किसी एक पे डिपेंड भी नहीं होना चाहिए। ये काम का एक बेसिक वसूल है। एक ही आदमी यदि काम देखा और कल यदि मान लो वो नहीं रहा, तो फिर कौन संभालेगा। अमेरिका में राष्ट्रपति कितनी बार के लिए, मैक्सिमम 2 बार के लिए। अमेरिका में राष्ट्रपति मैक्सिमम कितनी बार के लिए, 2 बार के लिए। ट्रम्प साहब पिछली बार जीते थे, इस बार जीते, अगली बार खड़ा ही नहीं हो सकते वो, अगली बार वो खड़ा हो ही नहीं सकते हैं। या तो लगातार 2 बार या गैप देके, जो भी है। अपने भारत में तो जब तक मरेगा नहीं तब तक हटेगा नहीं, मरेगा नहीं तब तक हटेगा नहीं। और इसीलिए एक लाइन ध्यान रखना, हम लोग कहते हैं हमारे जैसे देशों में कभी कभार लीडरशिप क्राइसिस हो जाता है, इस वर्ड को बोलते हैं। अमेरिका कभी लीडरशिप क्राइसिस में नहीं जाएगा। लीडर हमेशा नया क्या हुआ, रेडी है। यहाँ मरने के बाद क्वेश्चन मार्क हो जाता है कौन बनेगा, और झगड़ा होने लगता है। मरने के बाद क्या होता है, कौन वारिस बनेगा, और उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, झगड़ा होने लगता है। क्यों, जानते हैं, अब अभी बन जाओ, जिंदगी भर हम भी क्या है, रहेंगे। एक तो वो जो बंदा बूढ़ा था, कोई काम का नहीं, बस वो भी रहा। और जिसके बाद दूसरा है, उसको लगता है कि मौका छोड़ना नहीं है। इनको मालूम है भाई, हमको हटना पड़ेगा, हमको हटना पड़ेगा, हम जिंदगी भर रह ही नहीं सकते। और इसके कारण वहां फ्रेश ब्लड हमेशा रेडी है। मतलब तुम भी जोश में, हमारा भी चांस है, हम राष्ट्रपति क्या है, बन सकते हैं। बट यहाँ जानता है कि बनेंगे तो राहुल गांधी जी, अलग बात है, बने नहीं है, कभी बनेंगे नहीं। तो हमारी कंट्री में एक प्रॉब्लम है उसका, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को हमारे कंट्री के बहुत बढ़िया स्टूडेंट या लोग नहीं ज्वाइन करते। क्यों, वो जानते हैं मुकेश अंबानी के बाद उनका लड़का ही चीफ बनेगा। कौन बनेगा, उनका लड़का ही बनेगा, फिर उसका वारिस बनेगा। हम लोग ज्यादा से ज्यादा डायरेक्टर तक ही रह सकता है, बट हम लोग कंपनी का चीफ क्या है। बट सुंदर पिचाई को मालूम था हम गूगल का चीफ बन सकता है। सुंदर पिचाई को क्या था, मालूम था हम गूगल का क्या बन सकता है। सत्या नाडेला को मालूम था कि हम माइक्रोसॉफ्ट का क्या बनेगा। बिल गेट जिंदगी भर नहीं रहेंगे, उनका लड़का नहीं बनेगा। तो जो बहुत उस तरह के लोग हैं ना, वो लोग इंडियन कंपनी में काम नहीं करना चाहते हैं। बोले क्या फायदा, मर भी जाएंगे तो टॉप पे तो नहीं जाएंगे। ये एक नजरिया है भाई, हमारे यहाँ का, हमारे यहाँ का एक गंदा नजरिया है, जिसको बोल सकता है कि इसके कारण ही प्रॉब्लम क्या होता है। यदि वारिस सही निकला तो चला दिया कंपनी को, और यदि वारिस सही निकला नहीं निकला तो कंपनी क्या हुआ, डूब गया। और दुनिया की बड़ी कंपनियां में अभी भी वही गूगल, आईफोन, माइक्रोसॉफ्ट, आप और रिलायंस इंडस्ट्री बड़े इंडिया के, बट उनके सामने तो अभी भी अब क्या है, कुछ नहीं हो। उनके सामने अभी भी कुछ नहीं हो। और वो बड़ी बड़ी प्रोफेशनली मैनेज कंपनियां हैं, उनके यहाँ लीडरशिप का क्राइसिस क्या है, नहीं है। हाँ, फैमिली वाले में भी एक एडवांटेज डिसएडवांटेज है, वहाँ लीडरशिप में कभी कभी झगड़ा होता है, लेकिन सिस्टम वो लोग बहुत अच्छी तरह से बना के रखे। टाटा में भी है,
फैमिली, वो भी पहली बार तोड़े वो। इसके पहले तो सब पारसी फैमिली वाला ही बनता था। आई तुम्हारा जो साइप्रस या जो भी थे, वो पहली बार चंद्रशेखर जी को बनाया गया, नॉन पारसी को। तुम भी यदि प्रोफेशनल बनो ना, और तुमको मालूम है कि मुझे बहुत ऊंचा जाना है, फैमिली कंट्रोल कंपनियों में काम मत करना। सोचना पड़ता है कि तुम भी मान लो कि एक महत्वाकांक्षा रखते हो यार, तो फैमिली कंट्रोल कंपनी में क्यों काम करना। इसलिए लोग एमएनसी पीडब्ल्यूसी उन सब में काम करते हैं। मालूम है काम करते करते एक दिन पीडब्ल्यूसी के पार्टनर क्या है, बनेंगे। फैमिली वाला तो बनाएगा ही नहीं। ये सारे मल्टीनेशनल कंपनियों में चार आ जाते हैं। या कोई इंडियन कंपनी में बोलते नहीं हो कि फाइनेंशियल ऑफिसर रहेंगे, भाई दूसरी जगह चलते हैं। हाँ, टॉप एक होता बहुत ऊपर तक जाने की कहानी में। कुछ लोग जैसे कि इकोनॉमिक्स सुनते हो, वर्ल्ड बैंक के बैंक ये सब जगहों पे चले जाते हैं। आखिर ये जो संजय मल्होत्रा जिनका आरबीआई बोले, ये लोग, इनके प्रोफाइल को जब देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि ये लोग कौन कौन सी जिम्मेदारियों को निभाए हैं। तब जाके उनको क्या दिया गया, ये पोस्ट दिया गया। आईएमएफ के चीफ रहे होंगे, वर्ल्ड बैंक के चीफ रहे होंगे, तब जाके उनको दिया गया कि ये वाला भी दे दो। तो बोला वो वर्ल्ड बैंक का चीफ आईएमएफ का कैसे बनेंगे। वही कहानी है जैसे नॉर्मल प्रोसेस मैंने कहा, आप करते हो धीरे धीरे प्रमोट होते हुए जाते हो। ध्यान रख, एक ही कहानी, इतना सारा डिटेल बनाने का एक ही पार्ट था। आज तक आसपास तुम्हारा कौन सा सिस्टम काम कर रहा है ना, तुमको पता ही नहीं होता है, जबकि तुम उस सब्जेक्ट से जुड़े हो और तुमको पता ही नहीं है कि आसपास सिस्टम कौन सा काम कर रहा है। तो पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन की कहानी से, एग्जाम अपनी जगह है, लेकिन बाकी चीजों को तुझे समझने में वो क्या करता है, हेल्प करता है। और वो जब न्यूज चलता है ना, तो न्यूज का तू साइड इफेक्ट देख पाता है, इकोनॉमिक साइड इफेक्ट। न्यूज का तुम्हें क्या दिखेगा, इकोनॉमिक साइड इफेक्ट। इकोनॉमिक साइड इफेक्ट ये है भाई, ये हरकत अपने को करना है क्योंकि अल्टीमेट पार्ट वो भी है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है भाई। उस बजट की हरकत में भी वही था कि तू जिस दिन उसे और बेहतर समझता जाएगा, तुझे उसका एक साइड इफेक्ट क्या होगा समझ में आएगा, हर एक चीज का। और तू फैसला किसी यूट्यूबर और व्हाट्सएप वाले के भरोसे नहीं लेगा, तू डिसीजन खुद लेगा। नहीं तो दुनिया आजकल फैसला कैसे ले रही है, तो इसी यूट्यूबर, एक दिन हम भी मजाक में एक तो देख लिया, उस दिन तुम्हारा सोशल मीडिया में दिखा, कौन तेरे नेहा कक्कड़ ना, कौन थी खाना गानी वाली नेहा कक्कड़ ही ना। एक दिन देखा उसको पुलिस ने अरेस्ट, मतलब सोशल मीडिया में एक तो हाइप आया कि उसको अरेस्ट कर लिया, लोगों ने विरोध कर रहे हैं। हमको लगा यार ऐसे कैसे हो गया। फिर मैंने उस पर लिंक को क्लिक किया तो मेरे को एक वेब पेज पे ले गया। बोला उसमें उन्होंने जाके ऐसा कहा था कि एक एआई रिलेटेड तुम्हारा कोई शेयर ब्रोकिंग फॉर्म है, पैसा लगाओ, और 21,000 आज लगाए हो, एक महीने बाद 10 लाख। एक महीने बाद कितना, 10 लाख। अब वो सोशल मीडिया है, इमेज को क्रिएट कर लिया, डाल दिया। हम भी गलती से क्लिक करके फोन लगा दिया, भाई मेरा भी 21,000 लेना है, देना चाहते हैं, दिए हैं। उधर से जो कॉल आया कुछ देर बाद, कॉल आने के बाद जो मार्केटिंग का एक बहुत बढ़िया नजरिया है, अभी यदि ये क्लाइंट फंस गया तो ठीक, नहीं तो बाद में चांसेस है 90% ही आने वाला। तो कुछ ऐसा ही तुम लोग देखेगा, तुम लोग को क्रिएट किया जाता है क्या, आज लास्ट डेट है, अभी 2 घंटे का ऑफर है, क्या बोला जाएगा, आज लास्ट डेट है, अभी 2 घंटे का क्या है, ऑफर है, कल से ये सब ऑफर रहने वाला नहीं है, और तुम उसमें ट्रैप में दे देता है। ऐसा ही कुछ किया जाता है कि दे देता है, और ये मार्केटिंग का सिद्धांत एक्चुअली मैंने भी पाया है।
मैंने भी पाया, स्टूडेंट आ गया पैसा अभी ले लो तो ठीक, नहीं तो वो बाद में आएगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं है। बट मुझे लगता है कि ना भाई ये गलत चीज है, उसको सोचने का मौका क्या है, दो। बनना पड़ेगा भाई, दुनिया कर रही तो हम भी वैसे ही करेंगे, ऐसा नहीं करना मुझे। अगला को सोचने का मौका क्या है, दो। दुनिया तो डरा ही रही है उसको, हम भी उसमें एक ठो और मिल जाए। अब वो, और मेरा फंडा वही है, बोलता है सर अभी, हाँ बोला, यही तो मेरा सबसे बड़ा नेगेटिव, हम अभी कुछ नहीं करेगा। मतलब वो बोलता है सर कल ट्रेन मिस हो जाएगी, बोला होने दो। मतलब उनकी कहानी में सर ये ऑफर क्या होगा, बहुत जगह है, मतलब ऐसे बहुत सारे फेयर में गया, वहां पे